आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं नीता सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना एक बहुत ही एस्पायरिंग योजना है जिसके तहत 18 से 40 साल की उम्र के हर शहरी को इस पेंशन की सहूलियत दी जा रही है, जिसमें 60 साल की उम्र से 1000, 2000, 3000 या 4-5 हज़ार हर महीने मिनिमम पेंशन की गारंटी मिलती है। और इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय शहरी फायदा उठा सकता है। हम अपने इस प्रोग्राम में इस स्कीम से जुड़े हर पहलू पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम शहरियों के लिए ये स्कीम किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर शरद कोहली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम एफआई कमलजीत सिंह साहनी। सो वेलकम टू द स्टूडियो। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो किस तरह का टारगेट है आपका, किस तरह की कोशिशें हैं, लोगों को किस तरह से इस स्कीम में शामिल करने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बेसिकली जो पीछे मकसद था, जैसे कोहली साहब भी बता रहे हैं, उन लोगों को जोड़ना था जिनके लोगों के पास अनबैंक्ड एरियाज़ हम लोग कहते हैं, जिन लोगों के पास कोई भी सेविंग करने का साधन नहीं था, उनको पता नहीं था, उनके पास बैंक में अकाउंट नहीं था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो एक स्कीम लॉन्च किया उसके अंडर बेसिकली उनको एक तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट देना था, एक क्रेडिट अगर उनके अकाउंट में आना है, रिमिटेंस आनी है, इंश्योरेंस है, पेंशन है। ये जो 4-5 चीज़ें जो मेजर जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं, जो बेसिक सर्विसेज में आती हैं, जो हमारे आम लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना था, उसका यही था भी जो लोगों को पता ही नहीं है, बैंकिंग के साथ जुड़े ही नहीं हुए हैं, और अगर हम थोड़ा इसमें और गहराई में जाएं तो लोग जो जमींदारों के पास या दूसरी जगह के पास फंसे हुए थे, उन लोगों के पास अकाउंट नहीं था। और सब्सिडी मान लीजिए, ये एक और बड़ा, कोहली साहब भी मुझे इस बात से सहमत रहेंगे, सब्सिडी जो देने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब घर घर में जब आपका अकाउंट खुल गया तो सरकार को जो भी आपको राहत देनी है, कोई सब्सिडी देनी है, वो इन अकाउंट्स में डाली जा सकती है। इसके अलावा देखिए, एक तो अटल पेंशन योजना है, गवर्नमेंट ने 2 स्कीमें और बहुत बढ़िया लॉन्च की हुई हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, एक प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। जो सुरक्षा बीमा योजना है वो अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको टेक केयर करती है। और प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना इन केस ऑफ एनी डेथ, किसी तरह से भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कवर करती है। तो एक तरह से देखा जाए, इंश्योरेंस भी है, पेंशन भी है, बैंक में अकाउंट भी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिला के देखेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एक उन लोगों के लिए गांव में जो बस रहे हैं, वर्किंग पुअर हैं, जिनको पता नहीं है बैंकिंग के बारे में, उनको घर घर तक पहुंचाया गया है। और एक बहुत बड़ी इसमें जो बार बार नाम आ रहा है सोशल सिक्योरिटी का, हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोशल सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ से लोग वहाँ माइग्रेट करते हैं, सोशल सिक्योरिटी है। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का इनिशिएटिव है, यहाँ इंडिया का। इसको आगे बढ़ाएंगे, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो धीरे धीरे मुझे लगता है आधार के साथ लिंक करके इसको आगे चलेंगे तो बेसिक सोशल सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। कोहली साहब भी मुझे लगता है इस बारे में थोड़ा जी हाँ, मैं अगर इसमें जोड़ना चाहूँ नीता, आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब एक गरीब आदमी बैंक के आगे से निकलता था, और ये मेरी आंखों देखी बात है, तो उसको लगता था मजदूर था बेचारा, वो खेत में काम करता था, हायर किया हुआ, रोज के 100-200 रुपए पे, तो बैंक का उसके रास्ते में बैंक पड़ता था। जब वो बैंक को देखता था तो वो कहता था ये तो भैया अमीरों की जगह है, हम यहाँ कहाँ खाते खुलवा सकते हैं। आज मुझे लगता है वो जो मिथ था वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि 43 करोड़ लोगों को आज वो बैंक के अंदर जाता है। यही नहीं, जैसे इन्होंने बात किया डीबीटी जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये अटल पेंशन योजना, और आप सोचिए जिसका बैंक अकाउंट ही नहीं था वो भला सोशल सिक्योरिटी की क्या सोच। अच्छा, उनके सामने सोशल सिक्योरिटी क्या थी? वो यही थी, जब वो बूढ़े हो जाते थे बेटे को कहते थे बेटा दे दे मुझे जेब खर्ची, आज इस महीने 5000 का खर्चा है, मुझे दवा लानी है, 1000 रुपए दे दे, मुझे अपने भतीजे से मिलने जाना है,
500 रुपए आने जाने के लगेंगे, दे दे। वो उनकी तरफ यही सोशल सिक्योरिटी थी ना, दे थी या थोड़ा बहुत उसके पास जोड़ा पड़ा होता था तो कोई बक्से में निकाल के ये भैया ये मेरी अंगूठी बेच दे, शादी पे मुझे मिली थी। इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी थी। तो मुझे लग रहा है ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोशल सिक्योरिटी सरकार के द्वारा लॉन्च की जानी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक का खाता खुलना और अटल पेंशन योजना मुझे लग रहा है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर खाता है तो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है तो खाता जरूरी है। तो उसमें से देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से कितनी फायदे निकल के आ रहे हैं, और मैं समझता हूं ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको इन खातों का, लोग इसकी आलोचना करते थे कि खाते खोल दिए, पैसे तो उसमें है नहीं। अरे भाई खाते होंगे तो पैसे आएंगे ना, आप खाता ही नहीं होगा तो उसमें पैसे कहां से आएंगे? लोग अपनी बक्से में पुड़िया बना के, कोई यहां पर डाल के, कोई इस जेब में डाल के, कोई ट्रंक के अंदर, कोई वो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में दिखाते थे वो लालटेन के ढक्कन के अंदर रखे जाते थे। मुझे लग रहा है ये उस सब चीजों को हटाकर आज हमारे देश का गरीब मेन स्ट्रीम से जुड़ गया है, और वो जैसे एक अमीर आदमी बैंकिंग करता है वैसे ही वो बैंकिंग कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात मैं इसको मानता हूँ। बहुत आपने बहुत अच्छे से हकीकत को बयां किया है। सानी साहब ये बताइए कि जिस तरह से कि डॉक्टर शरद भी गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं निम्न वर्ग के लोगों के बेहतरी के लिए, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करें तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम को कैसे आंकते हैं? जैसे कि अभी जो इस वार्ता के दौरान भी हम लोगों ने देखा है, कोहली साहब ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो एक रोशनी डाली है वो यही है भी जो ओल्ड एज में जाके, जहाँ जिसके पास कोई पैसा नहीं है, उसको मतलब कोई साधन नहीं है, आमदन का साधन नहीं है, बच्चे चले गए, अर्निंग जो बच्चे हैं वो निकल गए, और उसके बाद उसकी जो क्या कहते हैं लॉन्गेविटी बढ़ रही है और आमदनी का कोई साधन नहीं है। और अगर इस टाइम पे अगर ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड है भी आपको 1000 से लेके 5000 के रूप में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो मेरे को लगता है भी इससे बढ़िया स्कीम कोई नहीं हो सकती। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा भी आप जितने जल्दी से जल्दी इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं उतना ही बढ़िया रहेगा। आपको आपकी बुढ़ापे के दौरान, जो बुढ़ापे में जो कोई भी किसी तरह की भी समस्या या किसी तरह का भी इशू आता है तो उसको टेक केयर किया जा सके। जी डॉक्टर शरद, अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें जो कि ग्रोइंग है, ऐसे में फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप कितना बड़ा औजार समझते हैं? बहुत ही बड़ा औजार है नीता। अगर मैं इसको एक लाइन में ही बोलूँ, बहुत बड़ा औजार है, क्योंकि जो लोग, हम लोग एक बोलते हैं मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम में उनको मानता हूं जो लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड है, मतलब जो लोग, जो देश का एक फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, ये आजकल जो वॉलेट्स चल गए हैं वो सब हैं। और आज देखिए, आप गांव में जाके देखिए, अब वो गांव पहले जैसे नहीं रहे। आप वहां गांव में जाएंगे, हर एक के पास अगर स्मार्टफोन नहीं भी है, पुराने वाला वो फोन है, एनालॉग फोन उसको कहते हैं, उस पर भी वो आराम से यूपीआई पेमेंट कर लेते हैं। वहां एक ओटीपी आता है, ओटीपी के जरिए आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन का नतीजा है। और कोई ये कहता है कि उनकी तरक्की नहीं हुई, तो तरक्की का पहला कदम ही यही है। अगर आप फाइनेंशियली सिस्टम मेन स्ट्रीम में ही नहीं है तो आप तक तो तरक्की पहुंच ही नहीं पाती। फिर वो शिकायत करते थे कि साहब शहर के लोग तरक्की करते हैं, गांव में तो हमारे तक कुछ पहुंचता ही नहीं। आज गांव छोड़िए, उसकी जेब में फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंच गया है। तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि अगर आप देश की जनता को साथ लेके चलेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में, तो आप उस तक जो भी सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। अभी वर्चुअल करेंसी की बात हुई थी, आपने देखा था वर्चुअल करेंसी कैसे एक आदमी को मोबाइल पर उसके मैसेज आता है, वो अपना जो उसको बेनिफिट मिलना है उसको दबाता है, वहां जाके आइडेंटिफाई करता है, किसी गलत आदमी के पास नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मिस हो गया। आज सरकार बटन दबा के लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पैसा पहुंचा सकती है। और मैं समझता हूं अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स का एक एक आदमी को फायदा उठाना चाहिए। और आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके माध्यम से मैं समझता हूं जिन लोगों को जानकारी मिली है वो इसका पूरा लाभ उठाएंगे, और डीडी उर्दू के ईमेल एड्रेस या जो भी, जहां भी आप लोगों के फीडबैक लेते हैं, वहां पर अपना रिस्पांस भेजिए कि कितने लोगों ने खुलवाया। तो मुझे लग रहा है डीडी उर्दू को भी खुशी होगी कि आपके इस इनिशिएटिव से लोगों को फायदा मिला। जी हाँ, आपके एक लाइन में जवाब दूं, निहायत फायदा होगा। आने वाले सालों में आप इतना फायदा देखेंगे कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सुपर पावर इकोनॉमिक बनने की तरफ ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि लोगों को अवेयर कर पाएं इस स्कीम के बारे में, और उम्मीद है कि लोगों को फ़ायदा होगा। सानी साहब, ये बताइए कि आप बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, बैंक एम्प्लॉय हैं,
तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इसको लेके उत्साहित हैं? किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं? अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें अग्रणी है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो इसमें इस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप मानिए भी हम लोगों का एक अलग से डिपार्टमेंट है जो इसको ही देखता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। जो तीनों हम SSS स्कीम बोलते हैं, अटल पेंशन योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, और उसके अलावा जनधन अकाउंट्स जो हैं। तो इसके लिए तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और बैंकों की तरफ से भी। बैंक भी जो है इसके मतलब खास करके अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा मतलब आप कह लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, जो ब्रांच आई वुड से ब्रांच तक लेके, ऊपर से लेके ब्रांचों तक ये चीज़ को प्रोपोगेट किया जा रहा है। कस्टमर्स को जो लोग नहीं इनरोल हुए, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, जो इनरोल नहीं हुए उनके भी हम लोग जो है, जो डिटेल्स हैं अकाउंट्स की, वो हम ब्रांचेस तक पहुँचा रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं हम लोग, उनको ब्रांचेस से कॉल जा रहा है, हमारे ग्राहक सेवा केंद्रों से कॉल जा रहा है, अभी आपके यहाँ पे अटल पेंशन योजना आप ले सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना आप ले सकते हैं, आप कृपया आइए इसमें इनरोल करिए, इसके ये फ़ायदे हैं। जो भी ग्राहक सेवा केंद्र या ब्रांचेज हैं वहाँ पे इस स्कीमों के बारे में प्रॉपर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे स्कीम की चर्चा, इस स्कीमों के बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है इसको जोड़ने के लिए, जो दूर तक गाँव में जहाँ पे पहले बैंकिंग नहीं थी वहाँ तक पहुँच के बता के इनको इनरोल किया जा रहा है। जी डॉक्टर शरद, शुरू से सुना है कि देश तब तरक्की करेगा जब गांव के लोग तरक्की करेंगे, जब वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो किसी भी देश की इकॉनमी में कब वो वक्त आता है जब ये देखा जाता है कि हाँ अब इस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत है, या जोर उस पर दिया जाता है? क्या ये वही समय है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट सवाल आपने पूछा है। बिल्कुल, ये जब अगर जिस देश की नीता 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो, और जिस देश का 70% GDP आपका कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आता हो, तो जब तक आप उस 70% आबादी को मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ेंगे, शहरों में लोगों के पास बहुत फैसिलिटी होती है। और मैं इसमें एक बात और जो कहना चाहूँगा, जो सानी साहब की बात में मैं जोड़ना चाहता था, कि जनरली ऐसा समझा जाता था नीता कि अगर 40-42 रुपए की क्या कीमत है, 40-42 रुपए की शायद एक आइसक्रीम आती होगी, आप जाके खरीदें, कि भाई इससे हम क्या सेविंग कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, उसको इतना माइक्रो कर दिया है कंट्रीब्यूशन को, कि आप 40-42 रुपए देकर भी आप लाखों रुपए तब तक जोड़ सकते हैं। तो एक तो ये फायदा हुआ है। और आपने जहां तक सवाल जो आपका था, अगर मैं उस पर स्पेसिफिकली जवाब दूं, जी हाँ बिल्कुल, कोई भी देश विकासशील से विकसित देश की तरफ तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसके जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो सबसे निम्न वर्ग है, जो गरीब जनता है, जब तक वो देश की तरक्की में इंक्लूड नहीं होगी तब तक वो देश ऐसा नहीं। फिर हम बात करेंगे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की, कि साहब कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो मुझे लग रहा है उस गैप को भरने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, और ये उस गैप को आज नहीं, पर ऐसी स्कीम शुरू होने से आने वाले 3, 4, 5 साल, 10 साल में आपको वो गैप घटता दिखेगा, जहां पर लोग ये शिकायत नहीं कर पाएंगे, देखिए ये अमीर है, ये गरीब है, ये अमीर का बैंक है, ये गरीब का बैंक है, ये काम अमीर करते हैं, ये गरीब करते हैं। मुझे लग रहा है अगर इस चीज को खत्म करना है तो ये अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। जी, SBI DGM होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, कोई सुझाव? वैसे तो सारी वार्ता के दौरान यही चीज़ बात हुई है, और कोहली साहब ने तो मुझे लगता है अभी जिस तरह से इन्होंने इस अटल पेंशन योजना के बारे में बताया है, लोगों को उत्साहित किया है, तो मुझे लगता है अभी आज से ही दोबारा ये जो है जो मुहिम, जो मुझे लगता है दोबारा तो नहीं कहूँगा, ऑलरेडी चल रही है, इस मुहिम को और जोर पकड़ेगा। और स्टेट बैंक की तरफ से हम लोग तो जो मैंने जैसे आपको बताया, अभी स्टेट बैंक की तरफ से तो हम ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो अब मान लीजिए तो भारत का बैंक माना जाता है, गरीबों का बैंक माना जाता है, ये प्राइवेट बैंक वाला नहीं है हमारा सिस्टम। तो हम लोग तो शुरू से जुड़े हुए हैं और ये चीज़ों को ऑलरेडी इनको पुश कर रहे हैं। पर आज के प्रोग्राम के बाद मुझे लगता है हमारी टीम में भी नई एनर्जी आएगी, हम लोग दोबारा और ज़्यादा कोशिश करके इसको और जितने से जितने ज़्यादा हम लोग जोड़ सकें उतना ही मुझे लगता है ये तो एक
सर्विस का काम है, ह्यूमैनिटी की सर्विस का काम है। क्योंकि आप किसी को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, बुजुर्ग आदमी को 60 साल के बाद जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं बचता, अगर उसके पास 5,000, जैसे कोहली साहब ने बनाया, 1,000 या 5,000 भी उसकी जेब में आ गया, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्कीम है, हम लोग इसमें जी जान से जुटे हुए हैं और आगे भी इसमें और हम लोग कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। डॉक्टर शरद, बहुत सारे एडवांटेजेस और बेनिफिट हैं इस स्कीम के, लेकिन क्या हम इसको दूसरी जो पेंशन स्कीम्स हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं या फिर वो रेलेवेंट नहीं है? नहीं, कंपैरिजन तो देखिए, जब भी कोई पेंशन स्कीम होगी तो लाजमी बात है जब आप इसका जिक्र करेंगे तो उसका जिक्र भी आएगा। आप कुछ भी और लें, पर उन स्कीम जैसे एनपीएस है और भी, या आप जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो भी एक तरह से आपका बुढ़ापे के लिए होता है। पर ये जो स्कीम माइक्रो लेवल पे जाती है, जो ग्राउंड लेवल पे जाती है, वो कोई भी स्कीम नहीं जा पाती है। और एक और चीज जो आज हम पैसा बोलता है और डीडी उर्दू के सारे जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि इस स्कीम में सानी साहब यहाँ बैठे हैं जो कि स्कीम को एडमिनिस्टर करते हैं और मैं भी स्कीम के बारे में जानता हूं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इसमें सरकार का बिल्कुल ये सेल्फलेस है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कई दफे इल्जाम लगाते हैं, साहब ये थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कहीं थोड़ा अपना भी फायदा होता होगा, देश को पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं है। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ये जो लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, जो अकाउंट होल्डर है, उसी के लिए चलती है। उल्टा सरकार की जेब से तो खर्च होता है, क्योंकि सरकार जो इसको एडमिनिस्टर करने में खर्चा करती है, जगह जगह सर्विस सेंटर्स खोले जाते हैं, उल्टा सरकार इसको खर्च करके ये चाह रही है कि आपका जो बुढ़ापा है, वो साल जब आप अकेले होंगे, वो साल जब आपकी जेब में इतना पैसा नहीं होगा, वो साल जब आपको उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जो ये योजना आपको लाके देगी। मुझे लग रहा है बिल्कुल सेल्फलेस स्कीम है और पूरी तरह से जनता जनार्दन के लिए है और इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए, जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर शरद जिस तरह से बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इसके एडवांटेजेस के बारे में पता चला होगा। सानी साहब, अगर हम गांव देहात की बात करें, जैसे कि डॉक्टर शरद ने भी कहा कि अगर शहरों में तो बैंक जाना बहुत आम बात है, वहाँ से लाभ उठाना स्कीम्स का इजीली हो जाता है, पर लेकिन गांव देहात के लोगों को कैसे इसका फ़ायदा मिल पाएगा, या मिल पा रहा है कि नहीं, वो लोग एनरोल हो पा रहे हैं कि नहीं, इसको आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? बिल्कुल इनरोल हो पा रहा है। देखा जाए तो आप अगर देखिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तकरीबन 24,000 से ऊपर ब्रांचेस हैं। मतलब किसी भी बैंक की इतनी ब्रांचेस नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 24,000 ब्रांचेस है। और गांव-गांव में मैं कहूँगा जहाँ पे आपको कोई और जगह कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच ज़रूर मिल जाएगी। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 70,000 के ऊपर हमारे ग्राहक सेवा केंद्र बने हुए हैं, जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं खुल सकती, वहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र खुले हुए हैं। तो ये तो हम ऐसा मान सकते हैं भी घर के सामने बैंक खोला हुआ है। तो गांव में भी आपको हर गांव में कोई ना कोई बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा जो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम कहते हैं जनधन अकाउंट कह रहे हैं या बाकी जो चीज़ों की बातचीत चली, तो मेरे हिसाब से तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी है मेरे हिसाब से, और भी इसमें काम करने की ज़रूरत है। बट जो ये कहना भी गांव-गांव तक हम लोग पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, तो मेरा मानना है भी हम लोग बहुत पहुंच पाए हैं, बहुत दूर तक जा चुके हैं। लोग अवेयर हैं इसके बारे में, लोग अवेयर हैं, लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को इस स्कीम के बारे में जगह जगह पे, जैसे मैं भी जाता हूँ कहीं पे जाके हम लोग मीटिंग्स करते हैं, तो जो ग्राहक सेवा केंद्र वाले जो हमारे सहयोगी हैं, उन मीटिंग्स के दौरान भी हम इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। अटल पेंशन योजना हो गई, ये जो दूसरी जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जनधन अपना सुरक्षा बीमा योजना और दूसरे वाली जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसी के बारे में बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है भी आने वाले टाइम में, जैसे कोहली साहब ने बताया, अगर जिस तरह से इसको आगे लेके जाया जा रहा है और जो इसके बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ना शुरू हो रहे हैं और होंगे आगे, और ज़्यादा ये स्कीम बढ़ेगी। और एक तरह का जो हमारा सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है, जो हम लोग मानते थे पुअर है, अब ये इम्प्रूव हो रहा है इसके तरह इस स्कीम के दौरान। बल्कि मैं तो अगर इनकी बात में आप इजाज़त दें तो जोड़ूं, तो आप गांव की पहचान, एक तो लहलहाता हुआ खेत और दूसरा अटल पेंशन योजना। मुझे लग रहा है आप जब किसी गांव में जाएं तो ये दो चीजें गांव से रिलेट की जाएं सानी साहब, अगर ऐसा हो जाए तो ये जो 3 करोड़ 30 लाख खाते अभी खुले हैं और जनधन के 43 करोड़ अकाउंट हैं, तो अभी करीब करीब 40 करोड़ उन लोगों तक पहुंचना है। अभी मंजिल आगे चल रही है, एक रास्ता आपने ले लिया है। तो मुझे लग रहा है आप अगर ऐसा कुछ करें कि एक तरफ खेत,
लहलाती फसल, गांव की पहचान, एक तरफ लहलाता खेत, दूसरी तरफ अटल पेंशन योजना। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी उस मकाम तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। आपसे पूछना चाहेंगे सानी साहब कि आपने बताया एसबीआई के बारे में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके एसबीआई में अकाउंट नहीं हो सकता है, दूसरे बैंक्स में हो, तो क्या उनको को भी अवेयरनेस है या फिर वो कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे? नहीं, ये तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, के माध्यम से, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, उनके माध्यम से भी, प्राइवेट बैंक्स, हर बैंक के लिए ये जो है एक्चुअली पेंशन जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इसको एडमिनिस्टर कर रही है, और ये सभी बैंकों को टारगेट दिए गए हैं। ये सिर्फ स्टेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक को टारगेट नहीं दिए गए, हर एक को टारगेट, इवन अगर देखा जाए तो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, सब लोग इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बैंक इसमें लगा हुआ है। जी डॉक्टर शरद, अभी जो कोविड का समय रहा उसकी वजह से इंडियन इकॉनमी पे बहुत असर पड़ा। क्या जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोविड की वजह से जो एक डाउनफॉल हुआ था, आप जिस तरह के ये फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार कोशिशें कर रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस सब को? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे समय में, ऐसे वक्त में जब बहुत मुसीबत में पूरा देश, पूरा दुनिया रही, देश क्या पूरी दुनिया पे ये मुसीबत आई और लोगों की आमदनी गिरी, लोगों की इनकम्स गिरी, लोगों की नौकरी कुछ एक की चली गई, किसी का छोटा मोटा व्यापार था बंद हो गया। तो मैं समझता हूँ ऐसे में आपको जो सिक्योरिटी है, जो ओल्ड एज में सिक्योरिटी है, वो और ज़्यादा चाहिए। और अगर छोटे से कंट्रीब्यूशन से आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाता है तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ उसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है। बल्कि ये हम अंदेशा दूर करना चाहेंगे लोगों के मन से। उनको लगता है कि यार अब तो इनकम गिर गई, कहाँ से हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अब तो कमाई हो नहीं रही है। बल्कि इसका उल्टा है कि अगर आपकी कमाई कम हो गई है तो आप जरूर ही ऐसी किसी स्कीम में, अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम में, या जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना है, इंश्योरेंस की जो स्कीम्स है, उसमें जरूर ही अपना वो छोटा छोटा पैसा जरूर डालें। वो पैसा डाला हुआ, आप ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं कहूं कि आपने, क्योंकि हम किसानों तक और गरीब तबके तक पहुंच रहे हैं, समझ लीजिए आपने एक छोटा सा बीज डाल दिया। वो बीज तो इतना सा होता है, पर जब उसमें पेड़ बनता है, मान लीजिए आम का पेड़ है या सेब का पेड़ है, किसी भी, तो उसकी जब फसल होती है तो वो लहलहा के आती है और वो हजारों रुपए की बिकती है। तो आप भूल जाते हैं उस समय कि मैंने 20 साल पहले ये छोटा सा बीज लगाया था। तो ये इसी तरीके से है कि आप अपनी ओल्ड एज को सिक्योर कर रहे हैं। मैं समझता हूं पैंडेमिक के दौरान और जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी तंगी आई, दिक्कत आई, उसमें तो इसका रेलेवेंस और इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और ऐसे में लोगों को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि अब मेरी इनकम गिर गई है तो मैं इसमें क्यों कंट्रीब्यूट करूं, ये मत सोचिए, बल्कि ऐसे में आपको ज़रूर ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी सानी साहब, आपके स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को कितनी दिक्कत आई लोगों तक पहुंचने में पैंडेमिक के दौरान? क्या कुछ फ़र्क पड़ा? देखिए, जैसे बैंकिंग एसेंशियल सर्विसेज में थी, तो हम लोगों ने तो इवन पैंडेमिक के दौरान भी, कोविड की पैंडेमिक, हमारी सारी ब्रांचेस, शाखाएं काम करती रही। और उसके अलावा जितने कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, ग्राहक सेवा केंद्र थे, वो भी बंद नहीं हुए और उन लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया इस दौरान पे। छोटी छोटी जो ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब जो जिनके पास 20,000 तक की ट्रांजैक्शन जो है वो ग्राहक सेवा केंद्र वाले करते हैं। तो बैंकिंग को बंद नहीं किया गया, उसको चलता रहा और लोगों तक जो भी बैंकिंग की बेसिक सुविधाएं थी वो हम लोग प्रोवाइड करते रहे, इवन कोविड के दौरान भी। तो ऐसा नहीं है, अभी कोशिश यही थी भी कोई भी जो भी कस्टमर है या कोई भी जिसको कुछ पैसे की भी, थोड़े से पैसे की भी ज़रूरत है, ताकि उसको मिलता रहे और उसका घर का खर्च चलता रहे। जो उन्होंने सेविंग वगैरह की हुई है उस दौरान जब बिल्कुल ही इनकम बंद हो गई थी, मैं गरीब परिवारों की बात कर रहा हूँ, छोटे परिवारों की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए तो जो उन्होंने थोड़ी बहुत सेविंग की थी उसी में से पैसा निकाल के उनको घर का खर्च चलाना था। तो उसके लिए हम लोगों ने कभी भी अपना जो बैंकिंग चैनल था उसको बंद नहीं किया। पूरी कोविड के दौरान जब पूरी चरम सीमा पे थे, मैं कहूँगा, तब भी हमारी बैंक की ब्रांचेस बेसिक जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज, वो प्रोवाइड करती रही।
जी। तो आपकी टीम लगातार कोशिश कर रही है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इस स्कीम से जुड़ सकें। तो अब मैं आपसे डॉक्टर शरद कंक्लूडिंग रिमार्क एक चाहूँगी, इस स्कीम के बारे में क्या आप पॉजिटिव बताना चाहेंगे या क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज नीता, हम तो पूरा कार्यक्रम में मैं निरंतर इसकी प्रशंसा करता रहा और इससे लोगों को जुड़ने के लिए आगे करता रहा, कि उनको उत्साहित करता रहा। पर जाते जाते मैं एक चीज़ जो बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सानी साहब उसमें से आते हैं, उनकी सर्विस सेल्फलेस है। ज़्यादातर जो संस्थान होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए चलते हैं। आप मानते होंगे वो प्रॉफिट के लिए, अगर मुनाफा होगा तो वो चलाएंगे, मुनाफा नहीं होगा तो नहीं चलाएंगे। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं कि साहब सरकारी क्षेत्र के बैंक घाटे में हैं और घाटे में चल रहे हैं, इनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, एफिशिएंसी ठीक नहीं है, वो इस बात को नहीं जानते कि ये ऐसी स्कीम्स को चलाते हैं जो कि आम जनता का फायदा पहुंचाने के लिए। खाली अपने बारे में सोचा तो क्या सोचा, अगर दूसरे के बारे में सोचा तो बात तो तब बनती है ना नीता। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत तारीफ की बात है स्टेट बैंक और जितने भी सरकारी क्षेत्र के बैंक है कि गांव-गांव जाके, क्योंकि बैंक का क्या काम है, पैसा आया पैसा गया, उसी पैसे के घूमने से उनकी कमाई होती है। सानी साहब, मैंने एक लाइन में छोटा बोला, अब जब छोटा पैसा आया तो छोटा मुनाफा हुआ, शायद नहीं भी मुनाफा, उल्टा जेब से खर्च होता है। तो मुझे लगता है कि सेल्फलेस स्कीम है, बहुत ही निस्वार्थ भाव से लॉन्च की गई है, आपके बुढ़ापे को अच्छा बनाने के लिए है। आप जब बुढ़ापे में ये पैसा आएगा तो आप सरकार को याद करेंगे कि उस समय ये सरकार थी, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, ये हमारे साहनी साहब थे, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने ये शायद स्कीम लॉन्च करी। तो आप उस समय याद करेंगे, पर उसका फायदा आज आप उठाएंगे तब आपको मिल पाएगा। जी। सानी साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी। पहले इस स्कीम का नाम था स्वावलंबन स्कीम, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव किए गए और अब ये स्कीम का नया रूप है। आगे भी इसमें बदलाव हो सकते हैं, तो इस तरह के डाउट्स रहते हैं कस्टमर के मन में। तो क्या आगे भी ये बेनिफिट मिनिमम जारी रहेगा जो गारंटी की गई है? हाँ, देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने, जैसे मान लीजिए एक 18 साल का बंदा जो जुड़ा है तो उसको 42 साल मतलब 60 साल के तक उसको कंट्रीब्यूट करना है। तो गवर्नमेंट ने तो ये कमिटमेंट कर रखी है भी हम लोग जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब हम आपको 1000 या 5000 की पेंशन देंगे, और उसके बाद जब भी नॉमिनी को ये जो हमने कॉप्स की बात की 1,70,000 या 8,50,000, ये तो चलना ही है। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो चलती रहेंगी। और कोई बदलाव आएंगे तो उससे बेनिफिट, अगर इस स्कीम को और बढ़िया किया जा सकता है, पेंशन की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है और कोई इसमें और रिलैक्सेशन दी जा सकती हैं, तो वो चीज़ आएंगी। बट बेसिक स्ट्रक्चर जो अटल पेंशन योजना का है वो यही रहेगा, इसके ऊपर ही वर्क करेगा। जी। सानी साहब, अब आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे? मेरे को लगता है कोहली साहब ने बहुत सारा मतलब इस स्कीम को इतना प्रोपोगेट किया है, इतना प्रोत्साहन दिया है, तो मैं तो यही एश्योरेंस दूंगा आपके माध्यम से भी स्टेट बैंक हर वक्त रेडी है। इस स्कीम को हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं और आगे से अगर आपके माध्यम से और लोग जुड़ना चाहते हैं तो वी आर रेडी। हम लोग हर वक्त तैयार हैं। जितना ज़्यादा हम लोग इसमें, हमें उतनी खुशी होगी जितने ज़्यादा इसमें और हम कस्टमर्स को जोड़ सकें, क्योंकि ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो एक मैसेज है, जो ये चीज़ है, वो दे सकें हम लोग गांव-गांव तक, जो जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं उन तक ये जो है स्कीम पहुंचे। जी, तो बैंक के एम्प्लॉयज़ बिल्कुल प्रयासरत हैं आपकी मदद करने के लिए, और साथ ही जिस तरह से डॉक्टर शरद ने तमाम फ़ायदे इसके गिनाए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल जाकर एनरोल करना चाहिए इसके लिए। डॉक्टर शरद, आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए। सानी साहब, आपने समय निकाला स्टूडियो में आने के लिए, शुक्रिया। और पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।